हेलो, नमस्कार। रिवीजन सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। अब समय आ गया है कि हम लोग अधिक से अधिक याद करें या जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन कर ले एग्जाम से पहले। तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस अध्याय में आप एनसीईआरटी के जितने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका अध्ययन कर पाएंगे। अध्याय 2 है ये रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल आप ये पहले पढ़ भी चुके होंगे। ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो एक छोटा सा तरीका आपको बता दे रहा हूँ। अनिल आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? अनिल कि अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, ये जलीय विलयन में प्लस H आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि ये कोई पात्र है, इसमें जल है, अगर आप इसमें अम्ल डालेंगे तो जल में घुलकर क्या उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। ठीक है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो अम्ल का अर्थ क्या होता है? खट्टा। बोल सकते हैं कि जो चीज स्वाद में खट्टा लगता है उसको आप अम्ल कह सकते हैं, पढ़ाई लिखाई की भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में। इसे तो आप बिल्कुल याद ही रखेंगे कि परवल अम्ल कौन है? तो HCl, H2SO4 और HNO3। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि इस परवल अम्ल कौन है? HCl ऑप्शन रहेगा, फिर रहेगा H2SO4, फिर रहेगा आपका HNO3। पूछेगा परवल अम्ल कौन है तो इसमें विद्यार्थी ए लगा देता है, लेकिन इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। तीनों सही होगा। ठीक है ना, दोनों परवल अम्ल है। और दुर्बल क्या हो जाएगा? CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है ना, ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। परवल का मतलब जो ज्यादा खट्टा हो उसको परवल कहेंगे। दुर्बल का मतलब जो कम खट्टा हो। या फिर भी कह सकते हो कि परवल अम्ल हुआ है जो जल में घुलकर अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। दुर्बल क्या होगा? जो कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। देखिए, सांद्र अम्ल क्या होता है? आप ये नाम जरूर सुने होंगे, इसका परिभाषा जान लीजिए। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो उसे हम क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल। ठीक है, जबकि जल अल्प मात्रा में हो, वैसा अम्ल जिसमें पानी कम हो और अम्ल क्या हो? अम्ल की मात्रा अधिक हो या हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक हो, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। लेकिन तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल कम होता है और पानी क्या होता है? ज्यादा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तनु अम्ल बोलते हैं। चलिए सेकंड समझते हैं, क्षारक समझते हैं। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अगर आपको अनिल याद है तो जब अम्ल नीला को लाल कर देता है तो क्षार क्या कर देता है? लाल को नीला कर देता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर आपको ये वाला अनिल याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ये जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन नहीं बल्कि हाइड्रोक्साइड OH- उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको आयन कहते हैं, ये वाला आयन है। ये परवल क्षारक कौन होगा? तो HNO3 KOH COH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, ये तीनों। ठीक है, दुर्बल क्षारक क्या है? NH4OH। क्षार क्या कहते हैं? कि जो क्षारक पानी में घुल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्षारक का उदाहरण क्या हो जाएगा? क्षार का NOH KOH MgOH का होल ट्वाइस। ये क्षार का उदाहरण है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं क्षार क्या होता है या क्षारक का उदाहरण दीजिए, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए परवल दुर्बल। इसे अगर आप नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, जानते हैं तो अच्छी बात है। लवण अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक मिनट, आप इसे समझ पाएंगे, इसे आप समझ पाएंगे। देखिए कैसे, एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस मतलब अम्ल और क्षारक जब मिलता है ना तो क्या प्राप्ति होती है जी? लवण की प्राप्ति होती है, या बोल सकते हो आप सॉल्ट की प्राप्ति होती है। आगे हम लोग सीखेंगे कि अम्ल और क्षारक आपस में मिलता है तो कौन अभिक्रिया होती है। आप ध्यान में रखिएगा कि लवण कैसे बनता है कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण बनता है। NaCl और KCl होता है। ठीक है ना, अब इतना तो आप समझ गए। अब मान लो कि छोटा सा एग्जाम्पल आपको देके मैं समझा रहा हूँ। एक आपके घर में एक कोई पात्र है, ऐसा पात्र मतलब कोई बर्तन है। ठीक है, इसमें कोई द्रव रखा गया है। ठीक है, आपको नहीं मालूम इस द्रव क्या है, मतलब पानी जैसा कोई पदार्थ है। ठीक है, बोलेंगे कि अब बताओ ये खट्टा है कि
कड़वा है कि कैसा है। तो मान लो आप चखोगे तो पागल ही हो कि आप चखोगे, मान लो जहर भी तो हो सकता है। तो क्या करोगे आप इसके लिए? तो कोई आपसे पूछेगा कि ये खट्टा है कि कड़वा है, तो आप इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। सूचक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इसमें का जो द्रव रखा गया है वो कैसा है, अम्ल है कि क्षारक है। बोल सकते हैं कि या कड़वा लगेगा कि खट्टा लगेगा। सूचक के माध्यम से आप चखोगे तो मान लो कि जहर भी तो हो सकता है। तो सूचक क्या करता है? तो सूचक देखिए करता क्या है, तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी बताता है कि इस द्रव में अम्ल कितना है, क्षारक कितना है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इसका रंग, गंध, इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम से क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना। तो सूचक क्या होगा? सूचक वैसे पदार्थ को कहेंगे जो जलीय अवस्था में बताता है कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है। जनरल भाषा में कह सकते हैं कि वो खट्टा है कि कड़वा है। ठीक है ना। दूसरा तीसरा देखिए, अब सूचक होते हैं 3 प्रकार के, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। एग्जाम में आपसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। प्राकृतिक में देखो कौन आएगा, लिटमस पत्र आ जाएगा, प्राकृतिक सूचक है, याद रखना। लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। और कृत्रिम में क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक में एक और आता है हाइड्रोजेनिया के फूल का रस। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, हाइड्रोजेनिया का फूल का रस और ये हल्दी। ठीक है ना। और कृत्रिम में सूचक में आ जाएगा फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज, याद रहेगा। फेनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज ये रासायनिक पदार्थ होता है। ये कृत्रिम सूचक क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। तो 2 में आपको ये ध्यान रखना है, कृत्रिम सूचक में फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज, प्लीज आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है ना। गंधीय सूचक में प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल आता है गंधीय सूचक में। इसका तीखी गंधा होता है, ये लाल होता है, ये भी लाल होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं रहता है, ये नीला हो जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाइड्रोजेनिया के फूल का रस कैसा होता है, तो नीला, ये रंगहीन, रंग या गंध के अम्ल परिवर्तन के साथ। ठीक है। गंध या रंग में परिवर्तन अम्ल के साथ, जब मैंने इसको अम्ल में मिलाइएगा ना आप, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, ये रंगहीन हो जाएगा फेनोल्फथालीन। और मेथिल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें बताने का प्रयास हुआ है। क्षार के साथ मिलाइएगा तो लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा। ये इसमें ये बताने का प्रयास इसमें हो रहा है। अगर क्षारक होगा, प्याज का रस पर अगर आप क्षारक को डालिएगा तो कोई गंध नहीं आ जाएगा। ठीक है। और इसमें वेनिला में डालिएगा तो कोई गंध नहीं आएगा। ध्यान में रखिएगा कि फिर से प्याज का रस पर अगर आप कोई क्षारक पदार्थ डालेंगे तो कोई गंध नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप अम्ल डालते हैं तो बहुत तीखा गंध आता है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में 4 आता है, हाइड्रोजेनिया, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजेनिया के फूल का रस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी का रस और लिटमस। ठीक है। कृत्रिम में फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज और गंधीय में प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। आगे देखिए, ये तो समझ गए। अम्ल एवं क्षारों के रासायनिक गुण, तो अम्ल के साथ और ये क्षारक के साथ। ठीक है ना। ठीक है। अम्ल एवं क्षारों का रासायनिक गुण, इसमें सीखना है ना कि जब धातु पर अम्ल डाला जाता है तब क्या होता है, और जब क्षारक पर या जब धातु पर क्षारक डालते हैं तब क्या होता है, ये हमको सीखना है इसमें। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो अम्ल के साथ, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन बनाता है। ये देखो, ये अम्ल है और ये धातु है। याद रखेंगे, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन। आपको याद रखना ये। और ये क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन। दोनों ही सेम हो रहा है। ठीक है ना, याद रखेंगे आप, दोनों सेम यहाँ स्थिति दिखा रहा है। अगर देखिए पॉप स्टेट क्या होता है, तो ये तो आप याद रखेगा ना कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा। पॉप स्टेट क्या है कि जब किसी मान लो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के निहित प्रणाली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है। मान लो मोमबत्ती ला दिए, यहाँ पर आप एक मोमबत्ती ला दिए तो यहाँ पर पटपट की आवाज आती है। इस स्टेट को हाइड्रोजन की उपस्थिति में दर्शाने के लिए करते हैं। पॉप स्टेट आप समझ गए। आगे देखो, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ, तो अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट मिलाने पर क्या बनता है, लवण बनता है, CO2 बनता है, जल बनता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहा है क्या, CO2। ठीक है। और याद रखेंगे क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता है धातु कार्बोनेट का। धातु बाइकार्बोनेट, लवण, CO2, जल ही बनेगा। इसे एग्जाम्पल दिया है। CO2 की जांच आप कैसे करेंगे, तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने की पानी में प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो आप CO2 की इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका बुझा हुआ चूना है,
ठीक है। बुझा हुआ चूना पर आप ये क्या डालोगे, CO2 गैस डालोगे तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, ये कैसा अवक्षेप बनता है, सफेद अवक्षेप बनता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर इसकी अवस्था इस रूप में हो जाती है। ठीक है ना, एक ही का मतलब जलीय विलयन है। अगर देखिए अम्ल क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अभी तो आप समझ गए कि धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, धातु कार्बोनेट के साथ करता है तो क्या होता है। अब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके तो याद रखेंगे, अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलता है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है विद्यार्थी, लवण और जल बनता है। ठीक है, याद रखेंगे ये दशनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपित प्रभाव क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव का समाप्त हो जाता है सॉरी, तो परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। आप उदासीनीकरण अभिक्रिया से आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो उदाहरण क्या है, इस तरह से आप बता सकते हो कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो किसकी प्राप्त हुई, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके पदार्थों का निर्माण करता है तो यह अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना है कि जब अम्ल और क्षारक मिलता है तो लवण और जल बनता है। इसका एग्जाम्पल है उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी लिखना होता है। तो ये आपका क्षारक हो जाएगा और ये हो जाएगा अम्ल, और नमक बनेगा और ये जल बनेगा। ठीक है, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल मिलकर अम्लीय लवण और जल बनाता है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक मिलकर क्षारीय लवण बनाता है। याद रखिएगा, जो प्रबल होगा वही बनेगा, जो प्रबल होगा वही बनेगा। ठीक है ना, देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों तो उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ देखो, यहाँ प्रबल अम्ल है तो यहाँ प्रबल लवण बना है। ठीक है ना, यह अम्लीय लवण बना है। ठीक है, जो प्रबल होगा वही बनेगा। यहाँ देखो प्रबल क्षारक है तो यहाँ क्या बना है, क्षारीय लवण बना है। ठीक है, जो प्रबल होगा वही बनेगा। ठीक, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक तो क्या बनता है, उदासीन लवण। तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछा सकता है, जब दोनों प्रबल रहेगा तो उदासीन लवण बनेगा, जब दोनों दुर्बल रहेगा तभी उदासीन बनेगा। लेकिन जब दुर्बल और प्रबल रहेगा, ध्यान से, जब दुर्बल और प्रबल रहेगा तो प्रबल क्षारक है तो यहाँ क्या बनेगा, क्षारीय बनेगा। अब देखो यहाँ भी दुर्बल है, यहाँ पे तो क्या बनना चाहिए, अम्लीय बनना चाहिए, क्योंकि यह प्रबल है ये। ठीक है, अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, धातु ऑक्साइड, ये अम्ल हो गया, धातु ऑक्साइड हो गया तो CaCl3 और CaCl2 प्लस CaCl2 बना है। यानी कि धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल मिलाएगा तो लवण और जल बनता है। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। तो ठीक है, यानी कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय की क्षारीय है। तो क्या बताइएगा, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं जी, तो याद रखिएगा क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अधातुक ऑक्साइड के क्षारों की अभिक्रिया, तो अधातुक ऑक्साइड के क्षार मिलेगा तो लवण और जल बनेगा, सेम ही प्रोसेस है। अधातुक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय। लेकिन ये धातु क्या हो जाता है, क्षारीय, तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। धातु कार्बोनेट, ठीक है, अब देखो अम्ल की अभिक्रियाएं। ठीक है, धातु कार्बोनेट से तो लवण CO2H2 बनेगा, धातु से करेगा तो लवण और H2 बनेगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो लवण CO2H2 बनेगा, धातु ऑक्साइड से लवण और जल बनेगा, और क्षार मिला दीजिए तो लवण और H2 बनेगा। क्षार की अभिक्रिया है, क्षार देखो धातु लवण ये दोनों सेम हो रहा है ना जी, और धातु कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता। याद रखिएगा कि क्षार की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन ये लवण CO2 और H2 बनाता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई अभिक्रिया नहीं करता है, और अम्ल आप मिलाइएगा तो लवण और जल बनेगा, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एसिड प्लस बेस बराबर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अधातुक ऑक्साइड लवण और H2 बनाएगा। ठीक है, आगे अम्लों एवं क्षारकों की समानता, दोनों में क्या समानता है, तो देखिए अम्ल हाइड्रोजन आयन या क्षारक हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल, ध्यान से देखिएगा यहाँ, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है। मतलब इसमें अम्ल है, क्या है, अम्ल है। अगर इसमें हम जल मिलाते हैं ना तो इसका जो पावर है ना वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर। इसको हम क्या बोलते हैं, तनुकृत बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा कि जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाया जाता है, क्षारक भी हो सकता है, तो तनुकृत हो जाता है, मतलब इसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है ना, इसको आयन पढ़ेंगे। ठीक है ना,
तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग कोई अम्ल में पानी मिलाएंगे तो इसकी जो सांद्रता है वो कमी हो जाएगी, क्षारक में मिलाएंगे तो उसकी भी सांद्रता क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार, हाँ अब देखो यहाँ एक और बात समझो, जैसे कोई अम्ल है, कैसे मालूम चलेगा कि ये कितना खट्टा है? कोई अम्ल एक पात्र में अम्ल रखा गया है, मान लो इसमें अम्ल है, कैसे मालूम चलेगा कितना खट्टा है? तो जो ज्यादा खट्टा होगा उसका मतलब ज्यादा प्रबल है, कोई कम खट्टा होगा इसका मतलब कम प्रबल है। तो यहाँ देखिए क्या है, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा हाइड्रोजन आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब अगर इसकी संख्या ज्यादा है तो आप समझ लेना कि अम्ल की प्रबलता क्या अधिक है, अगर इसकी संख्या कम है इसका मतलब अम्ल की क्षारक की प्रबलता अधिक है। अगर इसकी संख्या ज्यादा है तो अम्ल की प्रबलता अधिक है, अगर इसकी संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्षारक की प्रबलता अधिक है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है सार्वभौमिक सूचक। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में दिखा देता है। इसको हम यूनिवर्सल सूचक कहेंगे कि यह एक ऐसा सूचक है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, यानी दिखाता है। आगे देखिए, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। याद रखना H+ आयन HO3, इसको HO3+ O+ को हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H+ H2O मिलेगा तो H3O बनेगा, HCl H2O बनेगा, H3O+ बनेगा, Cl- एक घट जाता है। जल की उपस्थिति में क्षारक क्या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, ये OH- उत्पन्न करता है। ठीक है, ये सेम प्रोसेस है। जब इसमें जल डालने पर क्या होगा, या इसमें भी जल डालने पर क्या होगा, ध्यान रखेंगे। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है, और जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे हम क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार। इसलिए कहते हैं सभी क्षारक क्षार होता है, सभी क्षार क्षारक होता है, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होता है, क्योंकि जो क्षारक जल में घुल लेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ थोड़ा सा प्रायोगिक ज्ञान है, ले लीजिए। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी है। मतलब अम्ल में आप जल मिलाइएगा ना, फिर से अम्ल में जल मिलेगा तो बहुत सारा उष्मा निकलेगा। हो सकता है कि जो पात्र आपको दिख रहा है ये पात्र ये टूट जाए। इसलिए क्या किया जाता है, जल में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में जल। देखिए, तो ये प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस सही है। और मिलाकर इसको बार बार हिलाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रभाव कम हो सके, नहीं तो ये पात्र वगैरह तोड़ देगा। ध्यान रखिएगा कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित हो जाता है, मतलब ज्यादा क्या कह सकते हैं, ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है और बाहर आ जाता है ये, तथा आप जल सकते हैं, समझ लो। ठीक है ना, साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का ये जो कांच है भी क्या हो सकता है, ये कांच का जो पात्र टूट सकता है। ठीक है, जल को अम्ल में डालने से, जल को अम्ल में डालिएगा, जल को कहाँ डालिएगा, अम्ल में, तो मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाता है और आप जल सकते हैं। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, यह समझिए, ध्यान में रखिएगा। तो हम जल को अम्ल में नहीं डालेंगे, बल्कि अम्ल में क्या डालेंगे, जल डालेंगे। पीएच स्केल क्या है, तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, मतलब ये आप बता सकते हैं कि कोई अम्ल में हाइड्रोजन आयन कितना है, इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी का मतलब पुंसास होता है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। क्या होता है, शक्ति। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू, मान लो कोई ये पात्र है, इसमें कोई द्रव है, पात्र में द्रव है, और इस द्रव का पीएच स्केल पर 7 वैल्यू आया, कितना आया, 7, तो समझिएगा कि ये उदासीन है, मतलब इसका कोई स्वाद वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 7 से कम होगा तो समझिएगा कि ये जो पात्र में द्रव रखा गया है वो अम्लीय है।
और जितना कम होगा 7 से जितना कम होगा, जैसे मान लो 6, 5, 4, 3, 2, तो सबसे ज्यादा खट्टा कौन होगा? 1 होगा। क्या होगा? वो 1। जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा खट्टा होगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा 5 खट्टा होगा कि 4, तो आपको बताइएगा 4 खट्टा होगा। 5 भी खट्टा होगा लेकिन अपेक्षाकृत 4 ज्यादा खट्टा होगा। ठीक है, तो ध्यान में पीएच अगर 7 होगा तो उदासीन होगा, अगर पीएच 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर फिर से अगर 7 से एवं होगा, क्या होगा? 7 से एवं तो क्षारीय हो जाएगा। फिर से 7 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? उदासीन। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय। यह स्केल अब एग्जाम में पूछेगा पीएच स्केल पर कहां से कहां तक संख्या होता है, तो आप क्या बताओगे? 0 से 14 तक। तो यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये इधर देखो दुर्बल है ये, और ये प्रबल अम्ल है ये। ठीक है, जो प्रबल का मतलब क्या होगा? जो ये इसका वैल्यू जितना कम होते जाएगा, 7 से जितना कम होगा वो क्या होगा? उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, दुर्बल में क्या होगा? दुर्बल क्षारक जितना कम होगा उतना ही क्या होते जाएगा? ज्यादा होते जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बढ़ती हुई अम्लीयता, ठीक है, अगर 7 से कम होगा, क्या होगा? 7 से कम होगा तो अम्ल का वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन 7 से बढ़ेगा तो क्षार की प्रकृति बढ़ेगी। जैसे बोले 8 ज्यादा क्षारक है कि 9, तो क्या बताओगे? 9 है। ये है। ठीक है, और उदासीन तो आप समझिएगा 7 में रहेगा तो आप क्या समझिएगा? उदासीन। ठीक है, यही बात इसे चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास हुआ है। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ गए हैं। चलिए आगे समझते हैं। फिर से एक बार आप देख लीजिएगा, 7 रहेगा तो उदासीन। ठीक है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। ठीक है, जो 7 से अगर जितना कम रहेगा वो उतना ही ज्यादा खट्टा रहेगा। आगे देखिए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब जो पीएच का वैल्यू होता है पौधे और पशु दोनों को प्रभावित करते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। मतलब इस दोनों के बीच से अगर पीएच वैल्यू अगर 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, 10 हो जाता है तो शरीर की स्थिति गड़बड़ होने लगती है, या 7 से भी कम आ जाए तब भी गड़बड़ होने लगती है। तो मनुष्य की बात हो रहा है। वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होती है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर अम्लीय वर्षा कब होगा? 5.6 से कम होगा तब। मिट्टी का पीएच वैल्यू। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक अविशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की पीएच कम या अधिक हो जाए तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, खेतों में अगर पीएच वैल्यू बढ़ जाता है तो उसमें राख या कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन करने का प्रयास किया जाता है। किसी मिट्टी का पीएच वैल्यू बढ़ जाना और घट जाना, बढ़ना और घटना दोनों ही खराब अवस्था है। ठीक है, अगला देखिए, हमारे पाचन तंत्र पर पीएच। हमारा उदर स्टमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर गुहा अधिक अम्ल, मैंने जब खाना नहीं पचता है तो अम्ल ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उदर में दर्द जलन का अनुभव होता है। ठीक है, उदर का मतलब यहाँ पेट का बाहरी आंतरिक हिस्सा। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम लोग एंटासिड खाते हैं। एंटासिड क्या है? क्षारक पदार्थ है। क्या है? क्षारक पदार्थ। जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, अम्ल की अधिकता की मात्रा को उदासीन कर देता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, अम्ल है कि क्षारक? तो आप क्या बताओगे कि क्षारक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्षारक है। आगे देखिए, पीएच के कारण दंत क्षय। कभी कभी आपने देखना किसी का दांत बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये दांत पतला पतला हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है जरा समझिए। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। अगर पीएच वैल्यू कम हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा या 4.5 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, इस अवस्था में मनुष्य का मुंह में अम्ल ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। जब दांत ज़्यादा उत्पन्न होगा तो दांत के जो ऊपर का जो बाहरी परत है, जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं, दांत की ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। एक बार इसे पढ़कर देखिए। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। याद रखना किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो दांत का जो ऊपरी भाग है उसे कहते हैं, या वही होता है दांत का शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन ध्यान में रखिए, जल में नहीं घुलता है लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर संचालित हो जाता है।
क्षारीय तत्मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकता को उदासीन किया जा सकता है। यानी अगर हम लोग जो दंत मंजन का प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्षार की मात्रा है, किसकी मात्रा है, क्षार की मात्रा है, तो समझिए कि हम लोग सही कर रहे हैं। यानी कि हम लोग जो मुंह धोते हैं वो टूथपेस्ट का जो प्रयोग करते हैं उसमें अम्ल होता है कि क्षार, तो आप क्या बताइएगा जी, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। ठीक है, आगे देखिए, पशुओं एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों की से आत्मरक्षा। पौधे और पशु भी क्या करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उससे हम लोग कैसे बचें। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जैसे कोई मधुमक्खी काट लिया गाँव में, जिसे हम लोग हाडा कहते हैं, तो डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम हो जाता है। क्या मिलाते हैं शरीर पर, जैसे मान लो आपका हाथ है, यहाँ से काट लिया तो इस पर क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा, क्योंकि ये जो काट लेता है उसमें क्या होता है, अम्ल, और बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षार है। तो अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं। कभी कभी देखिए कोई लोहा रगड़ने लगता है, लोहा जैसे कि कोई औजार जैसा रगड़ने लगता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, इसमें क्या है, अम्ल, और अम्ल क्षार मिलकर क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो याद रखेंगे आप, और ये थोड़ा सा रोचक बात है, एनसीईआरटी में खुद दिया हुआ है। तो नेटल का डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल, एग्जाम में पूछेगा नेटल क्या उत्पन्न करता है, तो मेथेनोइक अम्ल एक पौधा है, छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन एवं दर्द अनुभव होने लगता है। इसके इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़, जहाँ नेटल होता है ना, जहाँ नेटल होता है वहीं पर डॉक पौधा उत्पन्न होता है। अगर ये आपका अंदर अम्ल छोड़ दिया, किसी कारण से आपका हाथ स्पर्श कर अम्ल छोड़ दिया, तो डॉक के पौधा को रगड़ कर आप इसे क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर आपके पास यहाँ एक जीवन में बात समझ लीजिएगा, जहाँ समस्या है वहाँ उसका समाधान भी है, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, नेटल एक पौधा है और डॉक भी एक पौधा है। डॉक में क्षार रहता है और नेटल में अम्ल रहता है। ठीक है, आगे लवणों का पीएच, परबल अम्ल और परबल क्षारक, जब दोनों परबल रहेगा तो क्या बनेगा, उदासीन बनेगा। और अम्ल और क्षार मिलकर तो लवण रहेगा, जब दोनों परबल रहेगा तो क्या बनेगा, उदासीन। तो इस अवस्था में उदासीन का वैल्यू में क्या होता है, 7 होता है पीएच। और जब परबल अम्ल और दुर्बल, तो देखो परबल है ना अम्ल, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। जो भी परबल रहेगा वही बनेगा, तो यहाँ परबल है अम्ल, तो यहाँ अम्लीय लवण बनेगा। अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। परबल क्षारक है, तो देखो क्षारक परबल होते हैं, यहाँ पे क्षारकीय लवण बनेगा जिसका वैल्यू 7 से अधिक होता है। एग्जाम्पल भी दिया है, देख सकते हैं आप। ये आपका उदासीन लवण का है, ये अम्लीय लवण का है, और ये क्षारकीय लवण का है। आगे देखिए, साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धुआं सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबका फॉर्मूला दिया हुआ है। आप इसे 2-3 बार देखकर आराम से रिवीजन कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धुआं सोडा नमक से मदद से बनता है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग पहले सीखते हैं कैसे बनता है और फिर इसका उपयोग जानेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित, मतलब किसी पात्र है, ये पूरा पात्र आपको दिख रहा है, इसमें क्या डाल दो, नमक घोर के डाल दो, नमक घोल कर, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखिए क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वियोजित हो जाता है, मतलब टूट कर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। तो क्लोर क्षार क्या होगा कि जब किसी पात्र में साधारण नमक रख दिया जाए और उससे क्या किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित करी जाए, तो ये साधारण नमक क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्लोर क्षार कराने पर एनोड पर क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। एनोड आपको दिख रहा है ना, यहाँ एनोड पर, और कैथोड पर क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, यहाँ पे एक पर निकलेगा Cl2 और एक पर निकलेगा H2, और कैथोड के पास NaOH विलयन मिलता है, इसी के सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिल जाएगा कैथोड के पास। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है आप ये ध्यान में रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये टूट जाता है, तभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये प्रक्रिया क्लोर क्षार क्या होता है एक बार आप समझ लीजिए। आगे देखिए 7, इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन मार्गिन के लिए होता है, मार्गरीन, और Cl2 जल की सफाई करने के PVC जो पाइप वगैरह होता है, जो आपके फ़ोन का जो तार वगैरह होते हैं, तार, विद्युत तार, उसके ऊपर का जो कवर होता है उसकी मदद से ये सब बनाए जाते हैं। PVC की मदद से इस्पात की सफाई की जाती है, HCl की मदद से दवाई बनाई जाती है। NaOH क्या कहते हैं, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए NaOH का प्रयोग किया जाता है। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग इन कागज बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और धातु से ग्रीस हटाने के लिए। ठीक है, ये सब का आप समझ गए। ईंधन, जल की सफाई, PVC, CFC, HCl, NaOH,
अब देखो यही क्लोरीन को NaOH के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए, यही क्लोरीन को NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण मतलब घरेलू व्यंजक या वस्त्र विरंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो विरंजक चूर्ण क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना। जब CaO को जिंदा चूना बोलते हैं, जब जल के साथ मिला जाए तो बुझा हुआ चूना हो जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करी जाती है तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। इतना शॉर्टकट में आप याद रख सकते हैं जी। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से प्रभावित करने पर क्या बन जाता है? विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला ये है CaOH का CaCl2 CaCl2 विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। कब? बुझे हुए चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से। आगे देखिए इसका उपयोग क्या है, किसका उपयोग सीख रहे हैं जी हम लोग? विरंजक चूर्ण का उपयोग, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग द्वारा समझते हैं वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के माजा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आगे देखिए बेकिंग सोडा, क्या है? बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। NaCl मतलब नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 चारों को मिला देने से बेकिंग सोडा बनता है। एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। ये आपका बेकिंग सोडा है। गर्म करने पर Na2CO3 H2O और CO2 बनेगा। उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल डालकर। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है, जो आप पाव रोटी गाँव में देखते होंगे। ये एंटासिड का एक संगठक है। एंटासिड जो हम लोग खाते हैं ना, जब पेट में ज़्यादा अम्ल हो जाता है तो एंटासिड खाते हैं, तो एंटासिड में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल में अग्निशामक में, देखो जहाँ ज़्यादा आग लग जाए, कहीं आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए जो हम लोग एक गैस जैसा पदार्थ का छिड़काव करते हैं, उसमें ये इसका प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर का, ठीक है ना। आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से पहले आपको धोवन सोडा बता दे रहे हैं। हाँ ये देखिए धोवन सोडा, ठीक है। धोवन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। अब बोलिए Na2CO3 10H2O, बार बार बोलिएगा तभी आप ध्यान में रहेगा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। Na2CO3 10H2O मिलाने से आपका बनता है। इसका प्रयोग धोने सोडा, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है, ठीक है ना, बोरेक्स के उत्पादन में। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस धोवन सोडा, ठीक है। अब आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक मिनट। हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका ये शॉर्ट पूरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, इसको POP बोलते हैं, ठीक है ना, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 × ½ H2O होता है। अब इसका उपयोग देख लीजिए 10-11। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस बन जाता है, ठीक है ना। इसको ये जल में साथ मिलाइएगा तो फिर जिप्सम बन जाएगा। CaSO4 × 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करता है। और कहीं मैंने हड्डी वगैरह टूट जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए, मैंने प्लास्टर वगैरह करने के लिए भी किया जाता है। आजकल कहीं घर वगैरह बन रहा है तो उसमें लोग बोलते हैं कि मैं POP करा, इसका प्रयोग वही होता है। अब देखो क्रिस्टल का जल क्या है? तो लवण, मतलब लवण के एक सूत्र इकाई में जो जल का अणु होता है तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल का जल कहते हैं। जैसे आप ये देखो लवण है, इसमें जो जल की अणु है उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल का जल। तो क्रिस्टल का जल इसमें कितना है? 5 है, यहाँ कितना है? 10 है, और यहाँ कितना है? 2 है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। एक सवाल आपसे पूछ दे रहे हैं, दंत क्षय से बचने के लिए हमें दांतों को नियमित रूप से टूथपेस्ट से ब्रश करनी चाहिए। तो टूथपेस्ट कैसी होनी चाहिए? अम्लीय की, उदासीन की, क्षारीय, साक्षरणीय या क्षरण की, या बोल सकते हैं संक्षारण, इसको कह दीजिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सवाल तो पूछने में डर लगता है, लेकिन पूछ रहे हैं आप, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दे आप ही दीजिएगा कि नहीं कि बता दो। चलो बता दे रहा हूँ कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। आप ये 3 नंबर बताओ, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, दिल से आभार।